नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाई नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का ये जो वीडियो है ये महा मैराथन है और TGT PGT आर्ट को संबंधित है। TGT PGT आर्ट से संबंध रखता है और मूल रूप से हमने अभी तक जहाँ तक पढ़ा है, हमने कहाँ तक पढ़ा? भारतीय लघु चित्रकला को पढ़ा है, जिसमें जैन पाल अपभ्रंश को एक साथ हमने देखने का प्रयास किया, उसका MCQ सॉल्व किया। ठीक है, तो वहाँ तक डाटा एक साथ हम लोग कंबाइंड आप देखने का प्रयास करेंगे। जैसे भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र होशंगाबाद, भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, इसे देखेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। साथ ही साथ भारतीय चित्रकला के सडांग को देखेंगे, जो कि महाराज जनता बाग, गुदामी दौला, सित्तनवासल और जो है बेल्लारी, इसे सब देख लेंगे एक साथ ही। और भारतीय लघु चित्रकला को भी एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। तो इतना डाटा एक बार हम लोग एक साथ ही देखने का प्रयास करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जो है वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले से ही नोट डाउन कर लिए हैं, इसलिए आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा ये सेगमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कहा गया है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे पहले खोज किस क्षेत्र में होती है? तो प्रागैतिहासिक चित्र भारत में सबसे पहले मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। याद रखना है, बहुत बार ये छप चुका है क्वेश्चन। आगे कहा जाता है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसके पास जाता है? तो जब मिर्ज़ापुर में ये प्रागैतिहासिक चित्र मिलता है तो उसका श्रेय जो है अंग्रेज के पास चला जाता है। अंग्रेज इसका श्रेय लिए हुए हैं, याद रखना है। आगे आता है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की थी? तो ये आर्चीवाला कार्लाइड है, ध्यान रखना है। आर्चीवाला कार्लाइड ये कब खोजते हैं? 1880 में। जबकि काकबर्न साहब कब खोजते हैं? काकबर्न बहुत फेमस हैं, ये 1883 में, 3 साल बाद खोजते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो है काकबर्न होते हैं। हालांकि कार्लाइक को भी याद रखना है, आर्चीवाला कार्लाइक और काकबर्न दोनों लोग फेमस हैं इसके लिए। आगे बात करते हैं क्या महत्वपूर्ण है। तो भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? चित्रकला का इतिहास मूल रूप से कितने वर्षों का है? तो 7000 वर्षों का है, याद रखना है। पूछा गया है क्वेश्चन, छप चुका है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो आदिकाल की जो चित्रकला है मूल रूप से 3000 ईसा पूर्व से लेकर के मूल रूप से 5000 ईसा पूर्व तक का डाटा हम लोग लेते हैं आदिकाल के चित्रकला में। आगे बात करते हैं, प्री हिस्टोरिक इंडिका एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है बेटा ये। प्री हिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की है? स्टुअर्ट पिगार्ड साहब करते हैं। स्टुअर्ट पिगार्ड कहाँ से हैं? एक ब्रिटिश नागरिक हैं, मूल रूप से ये पुरातत्वविद भी हैं। आइए आगे बात करते हैं हम लोग, प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं बेटा? तो प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के जो अवशेष मिल जाते हैं वो मिलते हैं जेरिको। जेरिको राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो PDF फाइल है वो आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। उन्हें वीडियो देख लेना है, अच्छे से देख लेना है। अगर वो भी चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, फिलहाल वो तो पहले ही नोट डाउन कर चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। महामैराथन में हम लोग एक साथ ही सभी को देखने का प्रयास करते हैं। लगभग 40% सिलेबस आपका खत्म होने वाला है, तो एक साथ क्यों ना हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लें। आइए देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में सबसे पहले मानव जो है उसका साक्ष्य मिल जाता है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? तो हथनौर नामक स्थान पे मूल रूप से सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिलता है। आगे बात करते हैं, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य जो है मूल रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है, और इसके जो मुख्य हैं वो रॉबर्ट ब्रुसफुट थे। रॉबर्ट ब्रुसफुट ने सबसे पहले भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। आगे, प्रागैतिहासिक चित्रों के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे कितने भागों में बांटा गया है? कई बार पूछा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहा जाता है, ध्यान रखना है। पूर्व पाषाण काल की अवधि क्या है? तो पूर्व पाषाण काल की अवधि जो है कई बार पूछी गई है, 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व, यानी 5000 डाटा इसमें मिलता है। मध्य पाषाण काल की एज क्या है? तो 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल में 15,000 वर्षों का इतिहास लिखा हुआ है। जबकि नवपाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल की एज क्या है? ये कई बार पूछा गया है। नवपाषाण काल की एज क्या है? नवपाषाण या फिर उत्तर पाषाण काल, इसी को कहा जाता है। 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व कई लिखा मिलता है, और कई जगह ये 3,000 लिखा मिलता है, कई जगह ये 4,000 लिखा मिलता है। तो 10,000 से 4,000 भी होता है राइट आंसर, 10,000 से 3,000 भी होता है, 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व भी रहता है, याद रखना है। नवपाषाण काल का या उत्तर पाषाण काल का काल कितना है? तो 10,000 से स्टार्ट होता है, मिनिमम 3,000 ईसा पूर्व तक रहा है। आगे बात करते हैं,
जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे उनको हमने एक साथ देखने का प्रयास भी कर चुके हैं। आगे बात करते हैं, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिल जाता है? बेटा कोलबा डीवा से मिलता है। कोलबा डीवा वर्तमान में प्रयागराज में है, इलाहाबाद इसका राइट आंसर बनता है। चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? कोलबा डीवा, प्रयागराज। आगे बात करें, नवपाषाणकालीन मानव कहाँ रहना आरंभ किया था? तो नवपाषाणकालीन मानव सबसे पहले बस्तियों में रहना स्टार्ट करता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, छप चुका है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते होंगे, नोट डाउन कर चुके होंगे। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों पे आविष्कार किया जिसने वह चाक पे बनाया? तो मिट्टी के बर्तनों को सबसे पहले किसने बनाया बेटा? तो नवपाषाण काल के लोग बनाए या फिर उत्तर पाषाण काल के लोग बनाए, जिसका एज कितना है? 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक है। आगे बात करते हैं, नवपाषाणकालीन मानव का प्रमुख केंद्र क्या रहा है? तो नवपाषाण या फिर उत्तर पाषाण काल मानव का जो है प्रमुख केंद्र रहा है वो दक्षिण भारत का बेल्लारी क्षेत्र रहा है। आगे बात करते हैं, नवपाषाणकालीन एक गड्ढा युक्त गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? नवपाषाणकालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त होता है बेटा? तो नर्मदा घाटी में प्राप्त होता है। नर्मदा घाटी वही मध्य प्रदेश वाला या सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करती है, याद रखना है। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया है? सबसे पहले कहाँ के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया है? तो नवपाषाण काल मानव जो है, नवपाषाणकालीन मानव सबसे पहले या फिर उत्तर पाषाणकालीन मानव सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग करता है। मिट्टी पर बर्तनें बनाता है और मिट्टी के बर्तनों पर मूल रूप से ऐसा काम करता है। आगे बात करते हैं, पालिश लगाने की कला आरंभ होती है। तो पालिश लगाने का जो काम होता है वो भी नवपाषाण काल में ही होता है। जब वो चाक पे बर्तन बनाता है तो उसके ऊपर वो पालिश लगाने का काम करता है, याद रखना है, वही है पालिश लगाने का कला। कहाँ से? नवपाषाण काल से। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण क्या क्या हैं? तो उत्तर पाषाण काल की चित्रकला में मूल रूप से मिर्जापुर, सिंघनपुर और बेल्लारी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त स्थल हैं, याद रखना है। अब हम लोग कुछ पुस्तकों के और कुछ लेखकों के नाम याद रखेंगे जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित हैं, और ऐसी पुस्तकें बार बार आपके परीक्षा में पूछी गई हैं, आपको डिस्टर्ब करती हैं। मैंने तो इसे खूब अच्छे से टेस्ट पेपर में कराया है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है बेटा? 1967 में छपती है पुस्तक, डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी इसे लिखते हैं, याद रखना है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जगदीश गुप्त। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, तो रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स को लिखने का श्रेय D.H. गार्डन को जाता है। D.H. गार्डन कब लिखते हैं इसे? 1936 में लिखते हैं। शब्दशः याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग 1958 में छपती है। एलन हार्टग बॉन्डिक इसे लिखते हैं। एलन हार्टग बॉन्डिक इसके राइट आंसर बनते हैं। प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग किसने लिखा है? बॉन्डिक साहब ने लिखा है। एक आता है नाम प्रीहिस्टोरिक इंडिका, ये 1950 में छपती है। प्रीहिस्टोरिक इंडिका को किसने लिखा है? स्टुअर्ट पगॉट साहब ने लिखा है, स्टुअर्ट पगॉट, याद रखना है नाम। पांचवी पुस्तक बहुत फेमस पुस्तक है, आवर हेरिटेज इन आर्ट। आवर हेरिटेज इन आर्ट को किसने लिखा है? तो 1952 में ये प्रकाशित होती है। असित कुमार हल्दर जी इसे लिखते हैं, डाटा महत्वपूर्ण है। सबसे लास्ट पुस्तक का नाम आता है इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स बेटा 1929 में छप जाती है और इसे पर्सी ब्राउन साहब लिखते हैं, याद रखना है। ये प्रागैतिहासिक काल की बहुत फेमस पुस्तकें थी जिन्हें आपको हर हाल में याद ही रखना है। आगे, मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र के काल कौन से हैं? तो बेटा मिर्ज़ापुर में जो चित्र मिला है वो उत्तर पाषाण काल का है, और उत्तर पाषाण काल आप जानते हैं उसका काल क्या होता है? तो उत्तर पाषाण काल का काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के मध्य का होता है। उत्तर पाषाण काल को ही हम लोग नवपाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैलाकृतियों में मुख्य रंग कौन सा है बेटा? मेन रंग जो है लाल रंग या फिर गेरुआ रंग होता है, राइट आंसर लाल रंग के साथ बना है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं, उनकी वर्ष हैं, खोजकर्ता हैं, इनसे क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, तो इन्हें भी हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे मिर्ज़ापुर क्षेत्र, ये कहाँ पे है? कैमूर की पहाड़ी पे स्थित है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का जो है हिस्सा हुआ करता है। कार्लाइन साहब इसे खोजते हैं, कब खोजते हैं? 1880 में, सन याद रखना है 1880 कार्लाइन। बेल्लारी, बेल्लारी कर्नाटका वाला क्षेत्र होता है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है। एफ फासेट साहब इसे खोजते हैं, कब खोजते हैं बेटा? एफ फासेट इसे 1892 ईस्वी में खोज देते हैं। ईस्वी में सब खोजा जाता है, याद रखना है। सिंघनपुर की अगर बात करते हैं, C.W. एंडरसन साहब खोजते हैं। सिंघनपुर को C.W. एंडरसन साहब खोजते हैं और मूल रूप से 1910 में ये खोजा जाता है, 1910 में। पंचमढ़ी की अगर बात करते हैं, पंचमढ़ी को खोजने का श्रेय किसके पास जाता है? D.H. गार्डन साहब को जाता है। D.H. गार्डन साहब पंचमढ़ी को खोजते हैं और मूल रूप से 1936 ईस्वी में इसे खोज देते हैं। अच्छा, भीमबेटका की बात कैसे ना है? भीमबेटका की अगर बात कर लेते हैं, ये प्रोफेसर साहब हैं, कहाँ के प्रोफेसर हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है।
वी.एस. वाकाणकर साहब मूल रूप से खोजते हैं 1958 में खोजते हैं। बेटा सन भी याद रखना है, वी.एस. वाकाणकर साहब को याद रखना है, भीमबेटका को भी याद रखना है। मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल के पास भीमबेटका पाई जाती है। होशंगाबाद की अगर बात कर लेते हैं कहाँ पाया जाता है, तो होशंगाबाद 1922 में आता है। मूल रूप से ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता है। मनोरंजन घोष साहब खोजते हैं कब, 1922 में। आगे बात करें बांदा। बांदा उत्तर प्रदेश का फेमस जिला है, बहुत फेमस जिला है। और सी.ए. सिल्वेराड मूल रूप से बांदा को खोजते हैं। और ये कब खोजा जाता है, 1907 में ही खोज लिया जाता है। 1907 में ही खोद लिया जाता है बांदा। आगे बात करते हैं जिराफ समूह द्वारा गुफा के चित्र मिलते हैं कहाँ पे, तो जिराफ समूह का सबसे बढ़िया चित्र जो मिलता है वो होशंगाबाद में मिल जाता है, होशंगाबाद। आगे बात करते हैं, डाटा दिया गया है होशंगाबाद क्षेत्र का आदमगढ़ पहाड़ी में दोहरी रेखाओं से जो महामाहिस का आकृति अंकित है उसका माप क्या है। तो महामाहिस का जो माप है वो मूल रूप से बेटा है 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा। 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है, याद रखना है। आगे, होशंगाबाद में कुल कितनी शैलाश्रियों में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं, तो होशंगाबाद में मूल रूप से 1 दर्जन शैलाश्रियों में प्रागैतिहासिक चित्र मिल जाते हैं। राइट आंसर 1 दर्जन या फिर 12 के साथ बनता है। होशंगाबाद की अगर बात कर लेते हैं तो होशंगाबाद चित्रों में खोज कब और किसने होती है, तो मूल रूप से होशंगाबाद को मनोरंजन घोष साहब खोजते हैं। 1922 में खोज ली जाती है। ऐसी चित्र होशंगाबाद में मिलती हैं। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा नदी। होशंगाबाद नर्मदा नदी, ठीक है। भीमबेटका वाकाणकर साहब खोजते हैं। ये कहाँ के प्रोफेसर हैं, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर हैं, याद रखना है। होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है, तो सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में होशंगाबाद स्थित है। होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ियाँ बहुत बार पूछी गई हैं। आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र कहाँ मिलते हैं, तो आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र होशंगाबाद में मिलते हैं। इसका संबंध जो है प्रागैतिहासिक काल से है, प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखा जाता है। आगे बात कर ले रहे हैं, प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र हैं उसके स्थान है, कहाँ कहाँ से क्या मिला है। जैसे प्रागैतिहासिक चित्र घायल सूअर, बहुत बार पूछा गया बेटा, घायल सूअर कहाँ चित्रित है, भिल्डरिया मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, तो भिल्डरिया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। महामाहिस ये आदमगढ़ में मिलता है, होशंगाबाद का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में स्थित है। गैंडे का आखेट जो चित्रित किया गया है बेटा, वो घोंड मगर में चित्रित किया गया है, मिर्ज़ापुर में। कई बार घोंड मगर ना होकर के सीधे मिर्ज़ापुर ऑप्शन में रहा है, तो मिर्ज़ापुर राइट आंसर हो जाएगा। पहिएदार गाड़ी, एक पहियादार गाड़ी बनाई गई है, बिडम्ब में बनाई गई है। बिडम्ब मिर्ज़ापुर का एक जो है सांस्कृतिक स्थल है, राइट आंसर मिर्ज़ापुर बनता है, याद रखना है। 12 सिंघे का आखेट कहाँ पे दर्शाया गया है, तो 12 सिंघे का जो आखेट है वो लिखुनिया मिर्ज़ापुर में दर्शाया गया है। लिखुनिया मिर्ज़ापुर इसका राइट आंसर हो जा रहा है। आगे बात करते हैं मयूर नामक दृश्य। मयूर नामक चित्र कहाँ पे दर्शाया गया है, आदमगढ़ होशंगाबाद में ऐसा चित्रण देखने को मिलता है। आदम वन देवी की मूर्ति कहाँ पे दर्शाई गई है, तो मूल रूप से ये भी आदमगढ़ होशंगाबाद में ही दर्शाई गई है। घायल भैंसा कहाँ पे दर्शाया गया है, तो घायल भैंसे को मूल रूप से सिंघनपुर में दर्शाया गया है। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र होता है, याद रखना है, सिंघनपुर छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र होता है। जिराफ समूह का फेमस चित्र कहाँ पे मिलता है, ये भी होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी पे चित्रित है। कंगारू नामक एक फेमस दृश्य है, ये भी सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में मूल रूप से चित्रित है। आगे बात करते हैं हाथी का शिकार मूल रूप से कहाँ पे चित्रित है, तो लिखुनिया मिर्ज़ापुर में मूल रूप से ये भी चित्रित है। लिखुनिया मिर्ज़ापुर बनता है इसके साथ। शिकार नामक नृत्य या फिर शिकार नृत्य मूल रूप से कहाँ चित्रित किया गया है, तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश वाला हिस्सा 1958 वाकाणकर साहब खोजते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में शिकार नामक नृत्य दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं शहद एकत्रित करती हुई, तो शहद को एकत्रित करते हुए लोग कहाँ दर्शाए गए हैं, पंचमढ़ी उत्तर प्रदेश में दर्शाए गए हैं। ऐसा दृश्य पंचमढ़ी में चित्रित है। सबसे लास्ट जो डाटा है वह अश्वारूढ़ एवं महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध, घोड़े पर रूढ़ यानी घोड़े पे सवार और माहिस पे सवार सैनिक कहाँ दर्शाए गए हैं, तो ये बोरी गुफा है, कहाँ पे, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करती है, वहीं पे मूल रूप से ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। अब प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मूल रूप से उनमें क्या विशेषताएं रही हैं, तो अधिकांश चित्रों को बनाया गया है कैसे, रेखाओं के द्वारा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व रखा गया है, रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता किसकी है, रेखा की। प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है रेखा चित्र। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग क्या रहा है, गेरुआ या फिर लाल। आगे बात करते हैं
आदिम लोग शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो आदि मानव लोग जो है मूल रूप से शिला चित्रों के लिए खनिज रंग अथवा फिर भूमिज रंग का प्रयोग किया करते थे। गेरुए के अलावा आदिकालीन मानव किन रंगों का प्रयोग प्रचुरता से यानी बढ़िया से किया करते थे? तो हैरोजी रंग है, रामरज है और खड़िया है। हैरोजी, रामरज, खड़िया, उसके साथ साथ गेरुआ, इन चारों रंगों का प्रयोग आदिमानव लोग किया करते थे। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था? तो रासायनिक रंगों का जो प्रयोग होता था वो कोयला या फिर काजल के साथ होता था। कोयला या फिर काजल का रंगों का प्रयोग मूल रूप से प्रागैतिहासिक काल में हुआ है, देखने को मिला है। आगे बात करें तो प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए जाते थे गेरू या फिर चारकोल पे मूल रूप से ऐसे चित्र देखने को मिलते थे, ऐसे चित्र बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। बेटा, आकृतियों को बनाने के लिए सीधी रेखा, वक्र रेखा या फिर आयताकार रेखाओं का प्रयोग होता था। राइट आंसर कई बार ऐसे बना है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधी रेखा, वक्र रेखा और आयत रेखा राइट आंसर बनता है, याद रखना है। नेक्स्ट, आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? तो आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा मूल रूप से छेपांकन पद्धति का भी प्रयोग देखने को मिलता है। अच्छा, मोहनजोदाड़ो से एक नर्तकी डांसिंग गर्ल मिली थी, उसकी हाइट कई बार पूछी गई है, 10.5 सेंटीमीटर है या फिर इंच में 4.1 सेंटीमीटर हाइट इसकी है डांसिंग गर्ल की। कहाँ मिलती है? मोहनजोदाड़ो में मिलती है। कैसी प्रतिमा है? कांस्य प्रतिमा है, याद रखना है, कांस्य प्रतिमा है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली से है। कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा छपा है, लोग ऐसे गलत करके आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में और किसने की थी? तो मूल रूप से संजार या फिर जॉन मार्शल के निर्देशन में होता है और मूल रूप से दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी जी खोजते हैं इसे। राखालदास बनर्जी या फिर आर.डी. बनर्जी जी। किसका निर्देशन होता है? जॉन मार्शल साहब का। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसका निर्देशन प्राप्त होता है? जॉन मार्शल साहब का, ठीक है। खोज किसने की है? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में किस सभ्यता से संबंध रखता है? तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का जो संबंध है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता से है। सैंधो सभ्यता में कितने प्रमुख नगर थे? बेटा, सैंधो सभ्यता में मूल रूप से 2 ही प्रमुख नगर थे। नगरों की संख्या तो 6 थी लेकिन प्रमुख नगर 2 थे, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। आगे बात करते हैं, सैंधो सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है? टोटल 6 ऐसे आते हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, चनहुदड़ो, कालीबंगा और बनावली। तो मूल रूप से ऐसे 6 स्थल हैं। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, चनहुदड़ो, कालीबंगा और बनावली, ये नगरों की संज्ञा में आते हैं, नगर हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है अभी तक, 1961 में किसके निर्देशन में कालीबंगा की खुदाई हुई है? तो बेटा, कालीबंगा खोदा गया है किसके निर्देशन में? तो वी.एस. लाल या बी.बी. लाल, बीके थापर बीबी लाल मूल रूप से कालीबंगा की खुदाई के लिए फेमस हुए हैं। कब खोदे हैं ये? तो इसकी खुदाई 1961 में इन्होंने की है। आगे बात करते हैं, सैंधो काल में सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते हुए खेत की है। जुता हुआ खेत कहाँ मिलता है बेटा? तो मूल रूप से कालीबंगा में ही मिलता है। कालीबंगा खुदाई किसने की? बीबी लाल और बीके थापर साहब ने की है। बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त होते हैं? बेलनाकार जो तंदूर हैं वो भी मूल रूप से कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं, कालीबंगा के भवन कैसे बने हैं बेटा? कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। कालीबंगा के भवन मूल रूप से कैसे बनाए गए हैं? कच्ची ईंटों से बनाए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण डाटा, सैंधोकालीन किस स्थल में फर्श के निर्माण के लिए अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया करते थे? तो फर्श यानी ज़मीन पे बिछाने के लिए अलंकृत ईंटें, बढ़िया ईंटें बनाई जाती थी, उनका प्रयोग कहाँ हुआ है? कालीबंगा में हुआ है। घर कैसे बने थे? कच्ची ईंटों के बने हुए थे। आगे बात कर लेते हैं बनावली पे। बनावली हरियाणा वाला क्षेत्र होता है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है बनावली। और पुरातत्व स्थल की खोज किसने की थी बेटा? आर.एस. बिष्ट मूल रूप से बनावली को खोजते हैं। कब खोजते हैं? 1973 में खोजा जाता है बनावली, याद रखना है, 1973 में बनावली खोजा जाता है। अच्छा, लोथल की खोज किसने की थी? एस.आर. राव, अहमदाबाद काठियावाड़ जिला होता है, ध्यान रखना है लोथल। तो 1973 में बनावली की खोज होती है किसके? आर.एस. बिष्ट के द्वारा। आगे बात करते हैं, बनावली पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पे स्थित है? सरस्वती नदी के तट पे स्थित है। मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ मिलता है? ये भी बनावली में ही प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज कब और किसने की थी? 1954 में मूल रूप से इसकी खोज होती है लोथल की।
SR राव ने खोजा है, परंतु उत्खनन कार्य कब होता है? 1955 से 60 के मध्य हो जाता है। लोथल की अगर बात करते हैं, अभी हमने जस्ट बताया SR राव खोजते हैं। अहमदाबाद काठियावाड़ जिला होता है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घर। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, हड़प्पा रावी नदी, याद रखना है। कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है? तो बंदरगाह का साक्ष्य मूल रूप से बेटा लोथल से ही मिलता है। लोथल। तांबे का हंस कहाँ मिलता है? लोथल में। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ मिलते हैं? लोथल में। पंचतंत्र में उल्लेखित जो है धूर्त लोमड़ी का अंकन कहाँ से मिल जाता है? तो धूर्त लोमड़ी कहाँ मिलता है? लोथल से ही प्राप्त होता है। मर्तबान यानी मिट्टी के पात्र भी ऐसे यहाँ पे मिल जाते हैं। कहाँ पे? लोथल में ही। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिल जाते हैं? तो चनहूदड़ो भी राइट आंसर होता है और लोथल भी होता है। दोनों में से एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। युग्म समाधियाँ यानी दोनों को एक साथ दफनाने का काम कहाँ मिलता है? लोथल और कालीबंगा में मूल रूप से ऐसा देखने को मिल रहा है। भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र क्या है? तो प्राचीनतम केंद्र गुजरात है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ऑप्शन में गलत हुए हैं लोग। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या बनेगा? गुजरात। भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र गुजरात है। आगे रामगढ़ पहाड़ी, सीता बोगड़ा, ये नाट्यशाला है, बहुत प्राचीन नाट्यशाला है, एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला मानी जाती है। जोगीमारा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भित्ति चित्रण यानी दीवारों पे चित्रण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जोगीमारा गुफा है तो मौर्यकालीन गुफा है। इसका निर्माण काल कब से है? 300 ईसा पूर्व का है। 300 ईसा पूर्व का है। आगे बात करते हैं, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? अजंता गुफाओं से पहले की है। याद रखना है, कई बार ये पूछा गया है। अजंता गुफाओं के पहले की है। अजंता गुफाओं के पहले की है। नेक्स्ट, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, याद रखना है। छत्तीसगढ़। पहले इसका आंसर मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जब से अलग हुआ तब से छत्तीसगढ़ आंसर बन रहा है। सरगुजा रियासत पहले मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर सरगुजा जनपद बहुत बार पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राइट आंसर होता है जोगीमारा गुफा के लिए। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी पे। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह यानी नाट्यशाला थी, मूल रूप से सीता वेगड़ा है। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन सी है? थिएटर कौन सा है? सीता वेगड़ा ही है। राइट आंसर सीता वेगड़ा बहुत बार पूछा गया बेटा, याद रखना है। आगे, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की 3 शैलियों का वर्णन किया है। वो 3 शैलियाँ कौन कौन सी हैं? तो देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली। देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली मूल रूप से किसने? लामा तारानाथ ने विकसित किया है। देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली, याद रखना है। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? टोटल 2। बिहार, चैत्य। चैत्य बिहार, चैत्य बिहार। चैत्य में पूजा स्थल, बिहार में रहने का स्थान, याद रखना है। अजंता की बात आ जाती है, गुफाओं की संख्या भी आगे पूछा जाएगा। गुफाएं की संख्या 30 होती हैं, याद रखना है। बिहार गुफा क्या है? बिहार गुफा में बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह है। चैत्य गुफा क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल है। उपासना यानी पूजा स्थल होता है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। एलोरा में गुफाओं की संख्या 34। बाग में गुफाओं की संख्या 9। याद रखना है, ये सब अलग अलग डाटा हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है? बौद्ध धर्म रहा है, बहुत बार पूछा गया। अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है? बौद्ध धर्म रहा है। अजंता में जातक कथाएं निर्दित हैं। टोटल कितनी जातक कथाएं हैं? 547 बेटा, शब्दशः याद रखना है। 547 बहुत बार पूछा गया है। अजंता में टोटल जातक कथाओं का जो है वर्णन कितना है? 547। अजंता में जातक कथाएं जो लिखी गई हैं वो किस भाषा में लिखी गई हैं? प्रकृति भाषा नहीं, पाली भाषा। पाली भाषा। जैन धर्म में प्रकृति भाषा और जो है बौद्ध धर्म में पाली भाषा। तो जातक कथाओं की भाषा क्या है बेटा? पाली भाषा, याद रखना है। नेक्स्ट, जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, इनकी संख्या 547 है। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, 547 डाटा मिलता है और जो है पाली भाषा में लिखा हुआ मिलता है। अजंता के चित्र संबंधित हैं बुद्ध से। अजंता में बोधिसत्व वाला पेंटिंग किस गुफा में बना हुआ है? गुफा संख्या 1 में भी बना हुआ है। आगे बात करते हैं, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 7वीं शताब्दी। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अजंता की गुफा संख्या 1 जो पद्मपाणि बोधिसत्व है, मूल रूप से कब बनाया गया है? ये कब का निर्माण काल है? तो ये मूल रूप से 7वीं शताब्दी का जो है निर्माण काल बताया जाता है। 7वीं शताब्दी राइट आंसर बनता है। आगे बात करते हैं, अजंता की किस गुफा में मडोसन राजकुमारी या फिर मरती हुई राजकुमारी को दर्शाया गया है? गुफा संख्या 16। अजंता में गुफा संख्या 16 में मडासी राजकुमारी, जबकि एलोरा में गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर। याद रखना है दोनों को एक साथ ही। 16वीं गुफा का भाव चित्रण की दृष्टि से कौन सा चित्र सर्वोत्तम है? तो मरती राजकुमारी सबसे ज़्यादा भाव चित्रित है।
नेक्स्ट, अजंता की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित की गई? तो इसकी जो प्रतिलिपियां तैयार की गई थी वो सबसे पहले क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में जो है प्रदर्शित की गई थी। अप्सरा नामक एक चित्र है, अजंता की गुफा में पाया जाता है। पूछा गया है कौन सी गुफा संख्या में पाया जाता है? गुफा संख्या 17 में पाया जाता है अप्सरा गुफा संख्या 17 में पाया जाता है। याद रखना है, अप्सरा गुफा संख्या 17 में ही पाया जाता है। नेक्स्ट, अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति कब होती है? अजंता में जो क्यूरेटर की नियुक्ति है वो मूल रूप से 1908 ईस्वी में होती है बेटा। 1908 ईस्वी में होती है। 1908 ईस्वी में होती है, याद रखना है। नेक्स्ट, अजंता चित्रों के कलाकार कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। मूल रूप से अजंता को चित्रित करने का काम बौद्ध भिक्षुओं ने किया है। भाव प्रवणता का उन्नत रूप किस शैली के चित्रों में मुख्यतः दिखाई देता है? तो अजंता की शैली में मूल रूप से ऐसा चित्रण देखने को मिलता है। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम कहाँ एक साथ दिखाई देता है? तो चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला एक साथ अजंता गुफा में देखने को मिलता है, जिसको बौद्ध भिक्षुओं ने अच्छे से चित्रित किया है। आगे बात करते हैं, अजंता के किन्हीं 2 चित्रों के नाम बताइए जिसमें रौद्र रस का चित्रण किया गया है? तो एक मारविजय चित्र है जिसमें रौद्र रस दिखाया जा रहा है, और एक लड़ते हुए बैल को दर्शाया गया है जो अजंता में ही पाए जाते हैं और मूल रूप से रौद्र रस का बढ़िया उदाहरण है। ठीक है। और अजंता में रंगों का प्रयोग किस पर किया गया है? तो गहरे चमकीले रंगों का प्रतीकात्मक विधि से मूल रूप से इस पर चित्रण किया गया है। आगे बात करते हैं, अजंता के कुछ फेमस गुफा हैं, उनका चित्रण है, एक साथ देख लेते हैं। इधर गुफा, इधर चित्र। गुफा संख्या 17 हंस जातक। अच्छा, लोग कंफ्यूज हैं, गुफा संख्या 2 में भी महाहंस जातक मिलता है। महाहंस जातक, बुद्ध जन्म, माया देवी, स्वप्न, ये सब मिलते हैं वहाँ पर भी। परेशान नहीं होना है, गुफा संख्या 2 में भी मिलते हैं, गुफा संख्या 17 में भी मिलते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। गुफा संख्या 17 हंस जातक, गुफा संख्या 17 शिवी जातक, गुफा संख्या 1 मारविजय में ही रौद्र रस को दर्शाया गया है। गुफा संख्या 2 सहस्त्र बुद्ध, गुफा संख्या 17 राहुल समर्पण, गुफा संख्या 16 बुद्ध की पाठशाला, गुफा संख्या 17 वेशांतर जातक गुफा संख्या 17 में है। गुफा संख्या 17 श्रृंगार करती हुई राजकुमारी खंभे के ऊपर। गुफा संख्या 1 पद्मपाणि बोधिसत्व, बेटा बहुत महत्वपूर्ण है पद्मपाणि बोधिसत्व। गुफा संख्या 2 सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, किसमें दर्शाया गया? गुफा संख्या 2 में। गुफा संख्या 10 और 17 में छंदक जातक, गुफा संख्या 10 और 17 में छंदक जातक को दर्शाया गया है। अच्छा, मृग जातक कहाँ पे है? तो मृग जातक मूल रूप से महाहंस जातक, ये सब कहाँ दर्शाए गए हैं? गुफा संख्या 17 में ही दर्शाए गए हैं। महाहंस जातक हो, मृतो पोषक जातक हो, हस्ती जातक हो, वेशांतर जातक हो, मृच्छ जातक हो, शिवी जातक हो, महाहंस जातक हो, साम जातक हो, महिप जातक हो, ये सब कहाँ हैं? गुफा संख्या 17 में ही हैं। हस्ती जातक, छंदक जातक, व्याघ्रोमेघ जातक, ये सब जातक कहाँ पे हैं? मूल रूप से गुफा संख्या 17 में ही हैं। छंदक जातक गुफा संख्या 17, 10 और दोनों में है। गुफा संख्या 16 मूल रूप से मरती हुई राजकुमारी या मरणासन राजकुमारी। गुफा संख्या 17 माता पुत्र। गुफा संख्या 2 माया देवी का स्वरूप या माया देवी का स्वप्न, कहाँ दर्शाया गया है? गुफा संख्या 2 में। गुफा संख्या 9 स्फूर्त पूजा, गुफा संख्या 10 और 17 श्याम जातक गुफा संख्या 2 और 17। आप देखते होंगे जातक गुफा संख्या 2 और 17 में ही मूल रूप से दर्शाए गए हैं। राहुल समर्पण कहाँ है? गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 में श्याम जातक, गुफा संख्या 16 में बुद्ध उपदेश, गुफा संख्या 2 में बुद्ध जन्म, गुफा संख्या 1 में राज दरबार में ईरानी दूत, और जो है गुफा संख्या 1 में क्या आता है बेटा? सर्वनाश आता है। गुफा संख्या 2 में क्या दर्शाया गया है? प्राणों की भिक्षा यानी छादिवंती जातक मूल रूप से दर्शाया गया है। ठीक है, तो 16वीं और 2 में आपको परेशान नहीं होना है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शंस में रहता है। एक आध जगह ऐसी गलतियाँ हो गई हैं, देखने को मिल गया है, जिसको जो है थोड़ा सा सुधार करने अपेक्षा है। छंदीवाती जातक मूल रूप से गुफा संख्या 2 में है। सर्वनाश गुफा संख्या 2 में है। प्राणों की भिक्षा गुफा संख्या 2 में है। पूजनार्थी गुफा संख्या 2 में है। सुनहरे मृग गुफा संख्या 2 में ही चित्रित हैं, याद रखना है। माया देवी गुफा संख्या 2 में ही है। महाहंस जातक गुफा संख्या 2 में ही है। बुद्ध जन्म गुफा संख्या 2, श्रावस्ती का चमत्कार गुफा संख्या 2। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, दोनों को अलग अलग नोट डाउन कर लेना है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहता है, चाहे 17 रहेगी चाहे 2 रहेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आगे। वर्तमान में अजंता में कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? टोटल 6 गुफा, बहुत बार पूछा गया है। कौन कौन सी? 1, 2, 9, 10, 16, 17। 1, 2, 9, 10, 16, 17। अजंता की चित्रकारी किस शैली पे आधारित मानी जाती है? तो अजंता की जो चित्रकारी है मूल रूप से देव शैली पे आधारित मानी जाती है। फ्रेस्को सिस्को पद्धति से चित्र बनाए गए हैं, तो अजंता में फ्रेस्को और सिस्को दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया गया है।
फ्रेस्को सिस्को तकनीकी में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क भित्ति का प्रयोग मूल रूप से फ्रेस्को सिस्को तकनीकी में किया जाता है। आगे बात करते हैं, छंद जातक की कथा का वर्णन कहाँ पे है? गुफा संख्या 10 में भी है। छंद जातक गुफा संख्या 10, छंद जातक गुफा संख्या 10, जबकि छंदवादी जातक गुफा संख्या 2। तो दोनों में अलग अलग है, दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, ठीक है। बुद्ध भिक्षु की प्रसिद्ध चित्र मूल रूप से किस गुफा में है? तो बुद्धक भिक्षु या फिर भिक्षुक बुद्ध मूल रूप से गुफा संख्या 17 में है, ठीक है। भिक्षक बुद्ध या फिर बुद्ध भिक्षु मूल रूप से कहाँ पे है? गुफा संख्या 17 में है। राहुल समर्पण गुफा संख्या 17 में चित्रांकित है। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? माता और पुत्र यशोधरा और राहुल को मूल रूप से ऐसा दर्शाया गया है, और कहाँ पे है? गुफा संख्या 17 में है। गुफा संख्या 2 में बुद्ध जन्म है, याद रखना है, बुद्ध जन्म गुफा संख्या 2 में है। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? गुफा संख्या 17। अच्छा, लोग यहाँ हंस जातक, महाजातक ये सबसे बहुत परेशान है। महाहंस जातक गुफा संख्या 2 हो जाता है, हंस जातक गुफा संख्या 17 हो जाता है। दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों को अलग अलग देखना है, दोनों में अलग अलग बहुत सारी चित्रण हैं। अगर कहिएगा हम आपको स्पेशल इस पर डाटा ही प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं इस पर, बहुत जल्द उनको हम स्पेशल वीडियो ही इस पर दे देंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में जान लीजिए। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ देते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, TGT में सारनाथ में दिया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध जी हैं। बुद्ध जन का जन्म कब होता है और कहाँ पे होता है? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पे गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है। आगे बात करते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बेटा गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्था था। महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्य देखे थे? टोटल 4 दृश्य देखे थे। गौतम बुद्ध को निर्माण यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? बोध गया में प्राप्त होता है निर्माण यानी ज्ञान। अगर बात करते हैं, वह स्तूप कौन सा है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है? तो मूल रूप से भगवान बुद्ध से नहीं संबंध रखने वाला जो स्तूप है वो है सांची का स्तूप। एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की है? एडविन एर्नाल्ड ने मूल रूप से लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिख दी है। एडविन एर्नाल्ड नाम याद रखना है, गौतम बुद्ध को समर्पित है, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक हैं। गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त होता है? बड़ा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ऐसा काम होता है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, जिसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में हुआ है, यानी किस करवट में? तो दाहिनी करवट में लिटाए गए थे, दाहिनी करवट में, याद रखना है, दाहिनी करवट। नेक्स्ट, बादामी गुफा की बात कर लें। बादामी गुफा बेटा आप जानते होंगे, बादामी गुफा कहाँ पे है? कर्नाटका के बागलकोट जिले में, पूर्व में महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित थी। अब ये कर्नाटका क्षेत्र में आती है। बादामी गुफा कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका, दक्षिणी भारत। बादामी गुफाएं स्थित हैं बीजापुर पहाड़ी में स्थित हैं, बहुत बार पूछा गया है। बादामी गुफा का प्राचीनतम नाम क्या है? वातापी या फिर वात्यापुरम, वात्यापीपुरम या फिर वात्यापुरम या फिर वातापी। किसका नाम है? बादामी का। बादामी गुफाओं को किस राजवंश के तहत विकसित किया गया है? तो बादामी गुफाओं को मूल रूप से चालुक्यों के द्वारा विकसित किया गया है। चालुक्य राजवंश ने इसका जो है श्रेय रखा है अपने पास। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? बादामी ही हुआ करती थी। आगे बात करें, बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया था तो मंगलेश ने करवाया। मंगलेश ने ऐसा कारनामा किया है बादामी गुफाओं के निर्माण के लिए। बादामी के भित्ति चित्रों को सर्वप्रथम प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की थी? तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, मूल रूप से JM अहिवासी इसलिए आता है। बादामी के भित्ति चित्रण की प्रतिलिपियाँ तैयार करने का काम किसके पास है? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। आगे, बादामी गुफा की खोज किसने की? तो बादामी गुफा को खोजने का श्रेय स्टेला कैम्ब्रिज के पास जाता है 1924 ईस्वी में। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबे होने वाली है, परेशान मत होना, बिल्कुल आपका सारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा। जो अभी तक क्वेश्चंस बन सकते थे उनको एक साथ हम लोग सुपरफास्ट डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, महामैराथन के माध्यम से। शिव विवाह से संबंधित चित्र मिलते हैं बेटा। शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ मिलते हैं? बादामी की गुफा में मिलते हैं। बादामी गुफा कहाँ पे है? कर्नाटका में स्थित है। बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंध रखती हैं? जो है शैव, वैष्णव और जैन, मूल रूप से तीनों से संबंध रखती हैं, शैव, वैष्णव और जैन। बादामी गुफा का संबंध जो है बौद्ध धर्म से नहीं है, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी छप चुका है। बादामी गुफाओं में कुल कितनी गुफा संख्या है? तो बादामी गुफाओं में कुल संख्या कितनी है? 4।
कौन कौन सी? पहली शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी तीसरी वैष्णव धर्म से संबंधित है, जबकि चौथी गुफा का संबंध जैन धर्म से है। तो बदामी में टोटल कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? 4। एलोरा में कितनी पाई जाती हैं? एलोरम 34, अजंतम 30, बाघ में 9। तो बदामी में गुफाओं की संख्या 4 है, याद रखना है। बदामी गुफा संख्या 1 की छवियाँ क्या है? नटराज के रूप में भगवान शिव को दर्शाया गया है। कहाँ पे? बदामी की गुफा में, कर्नाटक। आगे, बदामी की गुफा संख्या 4 की छवियाँ क्या हैं? तो आदिनाथ जैन तीर्थंकर को मूल रूप से इसमें दिखाया गया है। आदिनाथ को जैन तीर्थंकर हैं, याद रखना है। अपने संरक्षक सम्राट के इष्ट देव को अन्य देवताओं के निकट अंकित करने की प्रवृत्तियाँ किस गुफा के चित्र में आरंभ होती हैं? तो बदामी की गुफा में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्राह्मण धर्म संबंधित उपलब्ध प्राचीनतम भित्ति चित्रण कहाँ उपलब्ध होता है? तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित सबसे पुराना भित्ति चित्रण जो है वो बदामी की गुफा में ही मिल जाता है। बदामी की गुफा राइट आंसर बनता है। अब सित्तनवासल गुफा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सित्तनवासल की गुफा में किस नदी के किनारे स्थित है? मूल रूप से कावेरी नदी, क्योंकि कृष्णा नदी तमिलनाडु में नहीं बहती है, याद रखना है। सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसके पास है? फ्रांसीसी शोधकर्ता है, श्री दूरबील इनका नाम है। इन्होंने सित्तनवासल की गुफा को खोज दिया था। सित्तनवासल की गुफा का खोज श्री दूरबील ने कब किया था? 1934 में खोजा था। आगे बात करते हैं, सित्तनवासल की गुफाओं का निर्माण कब और किसके समय हुआ था? तो 700 से 900 ईस्वी के मध्य पांड्य राजाओं के समय में सित्तनवासल की गुफाओं का निर्माण हो जाता है। सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंध रखती हैं? मूल रूप से जैन धर्म से संबंध रखती हैं। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण कहाँ प्राप्त होता है? सित्तनवासल की गुफा में ही प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है। तो अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र जो है मूल रूप से सित्तनवासल की गुफा से ही प्राप्त हो जाता है। सित्तनवासल गुफाओं की छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? तो मूल रूप से कमल सरोवर दर्शाया गया है। कहाँ पे? सित्तनवासल की गुफा के एक सरोवर में कमल वन बढ़िया दर्शाया गया है। कहाँ पे? सित्तनवासल में। कमल वन का सुंदर दृश्य कहाँ मिलता है? सित्तनवासल में ही मिलता है। आगे बात करते हैं, किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया था? तो मूल रूप से एलोरा को राष्ट्रकूटों ने विकसित किया है। एलोरा वही महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, याद रखना है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम आते हैं 756 से 773 ईस्वी के मध्य, मूल रूप से कैलाश मंदिर को दर्शा देते हैं। एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर चित्रित है, जबकि अजंता की गुफा संख्या 16 में क्या है बेटा? अजंता की गुफा संख्या 16 में मरती हुई राजकुमारी या फिर मरणासन राजकुमारी को चित्रित किया गया है। एलोरा में कुल मिला के कितनी गुफाएं हैं? तो मूल रूप से 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, याद रखना है। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, 13 से 29 तक हिंदू धर्म और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं। कहाँ पे? एलोरा में। एलोरा की गुफा संख्या 16 को कहा जाता है कैलाश मंदिर की गुफा। आगे बात करते हैं, एलोरा को प्रसिद्धि का कारण क्या बताया गया है? एलोरा की प्रसिद्धि का कारण जो मूल रूप से है वो कैलाश मंदिर ही है। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियाँ कैसी हैं? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। कैलाश मंदिर की एलोरा की चित्रों की छवियाँ जो है मूल रूप से कैसी हैं? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। एलोरा की 32वीं गुफा बहुत फेमस है बेटा, ये कई बार पूछा गया है। एलोरा की 32वीं गुफा जो है किस नाम से जानी जाती है? तो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। गुफा 32वीं क्रम की गुफा है, बहुत फेमस है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। इंद्र सभा एलोरा की 32वीं गुफा है। आगे बात करते हैं, त्रिपुरांतक मूर्ति। त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है? तो त्रिपुरांतक मूर्ति जो है कैलाश मंदिर में निर्मित है। एलोरा में पड़ता है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है। अच्छा, एलिफेंटा गुफा के बारे में बात लें। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्र से घिरी हुई गुफा एलिफेंटा गुफा है। एलिफेंटा का प्राचीनतम नाम क्या है? धारापुरी है। एलिफेंटा का प्राचीनतम नाम धारापुरी है। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कब का है? तो 8वीं शताब्दी के मध्य मूल रूप से इसका निर्माण होता है। कौन करवाता है? राष्ट्रकूट के सामंत सलाहकारों के द्वारा मूल रूप से इसका निर्माण कार्य होता है। एलिफेंटा किसके लिए फेमस है? तो त्रिमूर्ति के लिए फेमस है। त्रिमूर्ति सबसे ज़्यादा जो है एक फेमस चित्र त्रिमूर्ति का मिलता है। कहाँ पे? एलिफेंटा में ही मिलता है। अच्छा, त्रिमूर्ति की हाइट कितनी है? तो 20 फुट है। 20 फीट या फिर 6.1 मीटर। त्रिमूर्ति की हाइट कितनी है? 20 फीट। महेश मूर्ति या फिर विख्यात महेश मूर्ति राकट कहाँ पे स्थित है? तो महेश मूर्ति राकट मूल रूप से एलिफेंटा में ही जो है चित्रित है। ऐसी मूर्ति कहाँ मिलती है? एलिफेंटा की गुफा में मिलती है। आगे बात करते हैं, एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पे हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ पे सुरक्षित है?
तो वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू, पूर्व नाम विक्टोरिया, ये कहाँ है? मुंबई में है। ऐसा दृश्य मुंबई में ही देखने को मिलता है। कल्याण मूर्ति या फिर कल्याण सुंदरम मूर्ति, जिसमें शिव और पार्वती को दाम्पत्य के रूप में यानी पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया है, कहाँ पे चित्रित है? तो कल्याण सुंदर मूर्ति एलिफेंटा में ही चित्रित है, मुंबई का हिस्सा है एलिफेंटा। समुद्र से घुरा हुआ है चारों साइडों से, गेटवे ऑफ जो है इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे बात करते हैं, भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल जी ने की थी। धर्मपाल, गंगा के किनारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर में, बिहार में, ठीक है, याद रखना है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहा करते थे? तो गीत गोविंद की रचना किसने की? पहले यही याद रखना है, जयदेव साहब ने की। किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। आगे एक डाटा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, पाल राजाओं का समय कांस्य मूर्ति कला केंद्र का प्रमुख केंद्र क्या था? कुकीहार गया। कुकीहार गया पाल राजाओं का सबसे बढ़िया केंद्र माना जाता है। पाल चित्रकला को हम लोग इस टाइम देख रहे हैं। आरंभिक ग्रंथ चित्रों किस पर बने हैं? तो आरंभिक में जो ग्रंथ चित्र बनाए गए थे वो ताड़पत्रों पर बनाए गए थे। ताड़पत्रों की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? 2 × 2.5, 2 × 2.5 इंच में है सब डाटा। 2.5 × 2 यानी 2 × 2.5 यानी 2 इसकी लंबाई है और 2.5 इसकी चौड़ाई है ताड़पत्र की, याद रखना है। पाल पोथियाँ चित्र बनाए गए तो तालपत्रों पे ही ये दर्शाए गए थे, ऐसा चित्र देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, पाल शैली के दृष्टांत चित्रों पर किस लिपि के आलेख मिलते हैं? तो देवनागरी लिपि में पाल शैली में सभी जो है चित्र दर्शाए गए हैं, उनको लिखा गया है देवनागरी लिपि में है, याद रखना है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया? बौद्ध धर्म में आप जानते हैं पाली भाषा चलती है, जैन धर्म में प्रकृति भाषा चलती है, याद रखना है, दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पाल चित्रों में किस शैली को अपनाया गया है? नाग शैली को अपनाया गया है। पाल शैली मूल रूप से नाग शैली के अंडर में ही आती है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? मूल रूप से बंगाल की शैली है, याद रखना है। पाल कहाँ की है? बंगाल की है। अजंता की परंपरा विद्यमान है, तो अजंता गुफा की परंपरा मूल रूप से कहाँ देखने को मिलती है? पाल शैली में देखने को मिलती है। और एक महत्वपूर्ण डाटा पाल शैली का और है कि बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर बैठे हुए हैं, कमल पर आसीन है, किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ऐसा उदाहरण पाल शैली में ही देखने को मिलता है, ऐसा उदाहरण पाल शैली में ही देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, प्रमुख सचित्र पाल पोथियाँ कौन कौन सी हैं? तो पाल पोथियाँ बेटा याद रखना है, बिल्कुल शब्दशः याद रखना है। प्रज्ञापारमिता, प्रज्ञापारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, कर्ण देवगुहा तथा गंधर्व व्यूह। तो गंधर्व व्यूह, कर्ण देवगुहा, पंचशिखा, साधनमाला, प्रज्ञापारमिता मूल रूप से क्या है? ये पाल पोथियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देख लेते हैं महावीर स्वामी जी को। महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व में होता है और 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुल मिला के 72 ईयर जिंदा रहते हैं, 72 साल महावीर स्वामी जी जिंदा रहते हैं। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, याद रखना है, अंतिम तीर्थंकर हैं, यही वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, याद रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे होता है? कुंडलग्राम में होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार छपा है। कुंडलग्राम महावीर स्वामी का जन्म, कुंडलग्राम महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? 599 ईसा पूर्व में होता है। महावीर को कैवल्य मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान कब प्राप्त हुआ? तो जाम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे मूल रूप से इनका जो है ज्ञान प्राप्त होता है। किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है साल वृक्ष। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। किस ग्राम के जो है पास? तो जाम्भिक ग्राम के पास। महावीर के पिताजी का नाम बता दीजिए। सिद्धार्थ होता है। महावीर के माताजी का नाम बहुत बार पूछा गया है, त्रिशला होता है। महावीर का विवाह किससे होता है बेटा? यशोदा से इनका विवाह होता है। इनकी पुत्री का क्या नाम है? अड़ोज्या या फिर प्रियदर्शनी इनके पुत्री का नाम हो जाता है। महावीर का पहला अनुयायी कौन बनता है? इनका दामाद जमाली ही बन जाता है। प्रियदर्शनी का पति है जमाली, याद रखना है। महावीर की मृत्यु कब होती है? 527 ईसा पूर्व में होती है। ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में होती है। ये पावापुरी कम से कम 20 बार क्वेश्चन वनडे एंट्रेंस में छप चुका है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ होती है? पावापुरी, पावापुरी, पावापुरी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? ऋषभदेव जी हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं? महावीर स्वामी जी हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, याद रखना है। आगे बात करते हैं,
जैन धर्म का प्राचीनतम चित्र कौन सा है? तो वो निशीथ चूर्णी है जैन धर्म में। का पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्राचार्य इसका राइट आंसर बनेगा, हेमचंद्राचार्य। श्रेष्ठ सलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? हेमचंद्राचार्य जी हैं। आगे बात करते हैं निशीथ चूर्णी। निशीथ चूर्णी जिनदास गारणी द्वारा रचित है। ये निशीथ चूर्णी, इसका निर्माण किसके समय होता है? तो सिद्धिराज जयसिंह के समय में मूल रूप से होता है। 1100 ईस्वी के मध्य मूल रूप से निशीथ चूर्णी माना जाता है कि रचा गया है। जैन शैली आप जानते हैं 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य फली फूली है। आगे बात करते हैं कल्पसूत्र का सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम छवि कहाँ पे रखी है? सबसे उत्तम प्रति कहाँ पे रखी है? जौनपुर में रखी गई थी। वर्तमान में ये बड़ौदा में स्थित है, बड़ौदा में रखी गई है, याद रखना है। कल्पसूत्र का कौन सा प्रति श्रेष्ठ है और स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है? तो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी हैं, उन्होंने अपने समय में चित्रित करवाया था। 1467 ईस्वी में ये चित्रित हुआ था। इसकी प्रति जो है वर्तमान में बड़ौदा में चित्रित है। कहाँ पे? ज्ञान मंदिर बड़ौदा, याद रखना है। जौनपुर वाला ही है। स्वर्ण मंदिर जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ। 1467 ईस्वी में मूल रूप से कल्पसूत्र को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था। किसके द्वारा? हुसैन शाह सरकी जो है लिखवाता है इसको। आगे इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के किस शहर से की जाती है? तो सिराज से। आप जानते होंगे भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर शहर को कहा जाता है सिराज। सिराज कहाँ का एक जो है शहर है? तो ईरान का एक शहर है जिसकी तुलना एक दूसरे से की जाती है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। किस ग्रंथ में अपभ्रंश शैली के चित्र मिले हैं? तो वो ग्रंथ कौन कौन से हैं जिसमें अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं? याद रखना है सभी को। बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशीथ चूर्णी और कथा सारित्य सागर। मूल रूप से इसमें अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए। बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, वसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशीथ चूर्णी और कथा सारित्य सागर। इसमें अपभ्रंश शैली के चित्र बहुत अच्छे से मिलते हैं। बसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं बेटा? बसंत विलास के चित्र गुजरात में पाए जाते हैं। बसंत विलास में कितने चित्र हैं? 79 चित्र दर्शाए गए हैं। जौन शैली या फिर जैन शैली में प्राप्त चौर पंचाशिका के चित्रों में क्या चित्रित है? तो बिल्हड़ और चंपावती के प्रणय लीला को मूल रूप से पंचाशिका में ही दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किस विद्वान ने दिया था? स्वर्गीय रायकृष्ण दास ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली रायकृष्ण दास ने कहा था। जैन शैली के चित्रों को धरातल पर क्या कहा जाता है या फिर कहाँ कहाँ दर्शाया गया? तो जैन शैली के जो चित्र हैं मूल रूप से धरातल पे क्या हैं? तो ताड़पत्रों पे हैं, कपड़े पे है, कागज़ पे है, भित्ति चित्रण पे है। ताड़पत्र, कपड़ा, कागज़, भित्ति चित्रण। जबकि पाल शैली में ताड़पत्रों पे ही दर्शाया गया है। जैन शैली में कपड़ा, कागज़, भित्ति, दीवाल यानी दीवाल और ताड़पत्र सभी पे दर्शाए गए हैं। आगे बात करते हैं पाक शास्त्र का ग्रंथ है क्या? पाक शास्त्र का ग्रंथ न्यामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया? तो न्यामतनामा जो मूल रूप से लिखा गया है गियासुद्दीन खिलजी के समय में लिखा गया है। और गियासुद्दीन खिलजी का जो है कार्यकाल 1467 से 1500 ईस्वी के मध्य रहा है। उसी में न्यामतनामा मूल रूप से ग्रंथ लिखा गया है। ये पाक शास्त्र ग्रंथ है और जैन शैली से संबंध रखता है। जैन शैली का आरंभ किस साल से होता है? तो 1100 ईसा पूर्व से 11वीं यानी 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी। ईसा पूर्व नहीं है यहाँ पे। 11 से 15वीं ईस्वी के मध्य होता है ऐसा काम। क्या? जैन शैली का आरंभ। जैन शैली को पश्चिमी शैली भी कहा जाता है। जैन शैली की खोज किसने की थी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। सन 1924 में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में मूल रूप से कल्पसूत्र की सचित्र प्रति किसने खोजी थी? तो इसकी जो सचित्र प्रति है मूल रूप से आनंद कुमार स्वामी ने दर्शाई थी। कहाँ पे? बर्लिन म्यूजियम में। आगे गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म से सचित्र रचनाएं हैं? तो गीत गोविंद और कल्पसूत्र का मूल रूप से जो संबंध है वो जैन धर्म से ही है। जैन धर्म राइट आंसर बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन, रति रहस्य और कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र किस शैली के सर्वप्रथम बताए जा रहे हैं? तो सर्वप्रथम बनाए गए चित्र शैली कौन से हैं? जैन शैली से हैं। रति रहस्य और कामसूत्र जैन शैली के बने हुए चित्र माने जाते हैं।
तो ये महामैराथन आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में पूछा था, उसका राइट आंसर भी आपको छाप देना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के बीच और शेयर करना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।